So there are two types of proportions: the direct proportions and inverse proportions. Direct proportions mean if one quantity increases, respectively the other quantities increases as well, and converse true for this as well. ठीक है, यानी कि अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है दूसरी चीज भी इंक्रीज करेगी, और अगर एक चीज एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो उससे करस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी जो कि इस पर डिपेंडेंट है वो भी डिक्रीज करेगी. क्लियर है? Similarly, Yes, another sir. type is inverse proportion. Inverse proportion, if one quantity increases, the other quantity which is dependent on the first quantity decreases. ठीक है, ऑपोजिट होगी. अगर एक इंक्रीज करेगी दूसरी डिक्रीज करेगी, और अगर एक डिक्रीज करेगी दूसरी इंक्रीज करेगी. एग्जांपल मैं दे सकता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, जैसे मैथ एंड वॉल्यूम. तो जितना मैथ आप पढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम, अगर डेंसिटी सेम रहे तो ठीक है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जाएगा. Similarly, for inverse proportion, remember the Boyle's law. If we increase the pressure in a fixed mass container, the gas volume decreases. ठीक है, तो ये इस तरह के proportion को हम बोलते हैं inverse proportion. Clear है? Similarly, to do some specific task या कोई building task कर रहे हैं, so if we increase the number of laborers, the time to complete the task will reduce. ठीक है, तो टाइम जो है ना वो कम हो जाएगा, नंबर Yes, ऑफ sir. डेज कम लगेंगे. तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल बन सकती है. सो algebraically इस तरह इसको शो करते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन y proportional, this is a proportional sign to x, and if we convert this proportional sign to equality, so we need to multiply y और x, आपकी मर्जी है, ठीक है, with the constant value. So this constant value, suppose this is k, so y is equal to kx is the equation for direct proportion. ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों जो है ना, अगर मैं if I increase x, the corresponding y will decrease increase as well. ठीक है, इसी तरह अगर मैं x को reduce करता हूँ तो y भी reduce करेगा. So you can see in the graph Yes, as sir. well. ये ग्राफ भी देखिएगा जरा, ये देखें, अगर x की वैल्यू ये है तो y की corresponding बढ़ रही है. इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज की तो y भी बढ़ी है. ठीक है, Yes, sir. Linear है ग्राफ. जी, ये तो है लीनियर है, लेकिन जरूरी नहीं लीनियर हो, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स आते हैं. लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करी दूसरी उससे डिपेंडेंट क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी. ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. In inverse proportion, if one quantity increases, the other quantity which is dependent on the first quantity decreases, and vice Decreases. versa. ठीक है, like this, mathematically it can be written as y is proportional to 1 over x. So it is a, or we can say it y is inversely proportional to x. ठीक है, अब इसमें फर्क क्या पड़ा है उससे, इसमें आपको नजर आ रहा है रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है x. ठीक है ना, and if I convert this पुश या जो भी आप कह लें प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वालिटी या इक्वल साइन में या इक्वेशन में ना हो, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट विद x और y. आपकी मर्जी होती है, पर हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता y के साथ करें या x के साथ करें. ठीक है, समझ आ गई है? अच्छा, तो y is Yes, sir. equal to k over x. This is the equation of inverse proportional relation. Inverse proportional relation. ठीक है, where k is a constant value. कुछ भी हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकती है, किसी तरह की भी. So in this graph you can see x, if we increase the value of x, अगर मैं x को increase करना देखें, x की वैल्यू यहाँ पर y ये आ रहा है, x को increase किया देखें तो y क्या आया, decrease कर गया ना. Yes, sir. Alright, ये कुछ और examples बन सकती हैं. देखें, if y is proportional to x, it is actually a linear graph. ठीक है ना, y is equal to kx mathematically. Yes, sir. And if y is proportional to x square, अगर x square हो जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, पैराबोलिक बन जाएगा. तो देखें ये इसकी जो है ना वो Yes, sir. स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेटनेस बल्कि कर्व में आ गई. और अगर क्यूबिक होता तो और स्ट्रीप हो जाता है, ऐसे ऐसे होता क्यूब पर क्यूब, Well, y is equal to kx cube. क्लियर है?
Yes, sir. Similarly, for inverse proportion, you can see the graphs. If x is increasing, the y is decreasing. For x value, y is this, whereas if we increase the x, the value decreases. So it tends towards zero. यानी कि अगर हम देखें x को इंक्रीज करते हैं, जो y किस तरफ जा रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो होगा नहीं कभी भी, याद रखें, जीरो को अप्रोच कर रहा है, इट कैन नॉट बिकम जीरो. क्लियर है? दिस इज y Yes, इज sir. इक्वल टू k ओवर x क्यूब. लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में x हो, ये दोनों इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि x जो है ना वो रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज आया, ये कम डिक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है जी. अगर हम इसको देखना चाहें Yes, sir. ग्राफिकली तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको. ये अगर आपने प्लॉट करना हो ना, ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है प्लॉटिंग के लिए, ये देख लें ज़रा, desmos.com. इस पर किसी तरह का फंक्शन आप प्लॉट कर सकते हैं. कि मैंने देखें 1/x किया हुआ है, तो इकट्ठे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं. दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल. अगर आप चाहें एक्स स्क्वायर करना, जो मैं बता रहा था, तो इसी के अंदर आपने लिखना है एक्स, कैरेट के ऊपर लगानी है तो पावर में आ चला जाएगा. ये जो ऊपर कैरेट नहीं होती, ये वाला साइन आता हूँ आपको, Yes, sir. इस तरह का साइन, ये इसको प्रेस करेंगे तो पावर की फॉर्म में चला जाएगा. ठीक है. दिस इज एक्स स्क्वायर ग्राफ. क्लियर है? अब इसमें के की वैल्यू क्या 1 है, 1 यानी कि ठीक है ना. अगर मैं 2 कर दूं, फिर क्या होगा, ये ग्राफ बस थोड़ा सा स्टीपनेस इंक्रीज करती जा रही है. ग्रेडियंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. 3 करें और नैरो हो गया, 4 करेंगे इसका. सही है? समझ आ रही है? अच्छा जी. Yes, sir. अब अगर मैं इसकी जगह लीनियर करता तो फिर क्या होता, ये लाइन बन जाती. तो एक मिनट, ये जी. और आपको पता है कि मैं इंक्रीज करें स्लो बढ़ती जाएगी, बस ये फर्क पड़ता है. और अगर क्यूबिक हो, ठीक है जी, तो क्यूबिक में स्टीपनेस इंक्रीज कर गई है. अगर मैं कांस्टेंट और बढ़ाता हूँ, 7 कर देता हूँ, तो और इंक्रीज हो जाती है. बस ये होता है फर्क. तो ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस हैं. इसी तरह अगर मैं किसी करस्पॉन्डिंग देखूँ इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये दोनों इसमें जाता है, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं और पॉजिटिव भी आती हैं. लेकिन अगर मैं इसी की जगह एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहती है. एक्स नेगेटिव पुट करेंगे क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई की बारी बारी पॉजिटिव आ रही है. तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट यूज हो रहा है ग्राफ का. क्लियर है? और अगर क्यूब करता हूँ तो क्या होता है, Yes, स्टीपनेस sir. बढ़ जाती है, लेकिन नेगेटिव में चला गया. वजह क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज नेगेटिव. इस वजह से नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं. क्लियर है? और अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ, तो ये बस थोड़ा सा ऊपर हो गया. ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर. देखें जरा, y इज इक्वल टू 1/x. क्या कंपैरिजन आ रहा, जरा देखें. ये ब्लैक से बना हुआ रो से, ये जरा जल्दी जो है ना वो गिरना शुरू हो गया, और फिर एट दी एंड जो है ना वो देर लगा रहा है. ठीक है, बस ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है ग्राफ्स के अंदर. पर ये इनवर्स प्रोपोर्शंस हो गई और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं. अब आगे चलते हैं. तो दीज आर द क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं एग्जाम्स में. ठीक है जी. पिछली समझ आ गई? करूँ क्वेश्चंस? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाई वेरीज भी कह सकता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकता है. सो व्हाई वेरीज डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ एक्स. सो व्हाट इज दिस? So y is equal to kx square. ये क्या है, स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर है. क्लियर है? सो व्हाई वेरीज डायरेक्टली, इफ राइट इट इनटू मैथमेटिकली इट विल बिकम डायरेक्टली है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर. क्लियर है? सो गिवन Yes, sir. दैट, ये आपको सेट ऑफ जो वैल्यूज गिवन है, ऐसे आपने y निकालना है. x और y की वैल्यूज पता होंगी पहले, ताकि हम इससे कांस्टेंट निकाल सकें. फिर कन्वर्ट इनटू इक्वेशन, इट विल बिकम kx². अब इसमें k की वैल्यू पता ही नहीं है, नहीं ना पता, तो इसके लिए आपको वो सेट देगा Yes, sir. वैल्यूज की, x और y दोनों वैल्यूज देगा. फिर से आप क्या निकालेंगे, इससे k निकालेंगे. ठीक है, तो ये पहले k निकालते Yes, हैं. sir. ये आपको सेट दिया हुआ है, गिवन दैट y इज इक्वल टू x 1/5 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2. यानी x की वैल्यू जो 1/2 होगी, तो फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या निकलती है, y इज इक्वल टू 1/5. क्लियर है?
अब ये दो वैल्यूज आपको पता है, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर पता है, इस ऑर्डर्ड पेयर को यूज करते हुए आपने वाई के निकालना है। तो मैं थोड़े कमेंट भी लिख देता हूँ इस पे, पुट कौन क्या पुट करना है आपने, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/5, किसमें पुट करना है? इफ आई से दिस Y इज is इक्वेशन equal नंबर 1, ये जरूरी नहीं है कमेंट्स लिखना, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सो y इज इक्वल टू, y क्या आ जाएगा जरा बताएं आप, y की जगह पे 1/5. 1/5 equal to 1/5 equal k as it is because k is unknown, A 1/2 x square is 1/2, so x square means 1/2 whole square, clear? whole square. Yes, sir. So 1/5 equals k into 1/4, 1 by sorry, 1 square is 1 and 2 square is 4, so yes, k will become, क्या बन जाएगा भाई, 4/5, yes, ये तो लीजिए 4, तो 4/5 बन जाएगा, this is k, clear है? So you can find the general equation, इसको पुट कर दें दोबारा इसमें 1 के अंदर, तो आपके पास जनरल इक्वेशन बन जाएगी जो हम चाहते हैं। क्या बन जाएगी? y is equal to 4/5 4/5 x square. 10 square. So this is our general equation. So this general equation can be used to find the values. ठीक है, कैसे देखें, कहता है y निकाल लें जी, y is unknown. So the value of x is given. So we can use this equation number 2. ये इतना लंबा मैं इससे कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर मैं फिर जल्दी कर दी करूँगा नेक्स्ट में, ठीक है? So just you have to put the value. Yes, sir. X is equal to 10. In which equation? 1 में करेंगे, फिर k भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बेहतर है आपने जहाँ k पुट कर दिया, देखिए Yes, sir. equation number 2. So y as it is, 4/5 as it is, whereas x is 10. So this is 10 square. X square is 10 square. 10 square is 100, so you can do cancellation. 520 is 100. So we're left with 8. Y is equal to 80. 4 into 20 is 80. Clear? This is your answer. Yes, sir. Any confusion? अगर मैं इसी को ग्राफ No, प्लॉट sir. करूं, ये वाला जो फंक्शन है, ये वैसे मैं आपको थोड़ा सा ये देखें जी, क्या था? y is equal to 4/5 Y is equal to 4/5 x square, नीचे था क्या ऊपर था? डायरेक्ट था, सर बीच में था. ठीक है जी. So this is your equation. So actually which value you have been given? कौन सी वैल्यू आपको गिवन थी? y is equal to 1/5, यानी ये x equal to 1.5 पे, 0.5 पे जरा जाएं, x कहाँ पे है? 0.5 यहाँ पे गई. ये क्या वैल्यू आ रही है जरा देखें y की? 0.2 आ रही है ना 0.5 पर, yes, Yes, sir. ठीक है ना? वही जो आपको गिवन थी, यानी 1 बाय जो उसने कहा था 0.2 1/5. अब जो नई वैल्यू निकली है वो x इक्वल टू 10 पे आई है 80. तो x इक्वल टू 10 है कहाँ पे है? काफी आगे जाके होगा था रहेगा. काफी ज्यादा बड़ा, एक मिनट है मैं इसे चेंज कर. जीरो से स्टार्ट करते हैं, 15 तक ले जाते हैं. ये स्टेप होता है जी, स्टेप का मतलब होता है कितने इतनी वैल्यू से वो ले रहा है, कितने कितने देर बाद ले रहा है पॉइंट्स. ठीक है जी, समझ आ गई है? Yes, sir. हाँ जी, ये 10 है ना, क्या वैल्यू आई है जरा देखें? 80, sir. 80 आ रही है ना, देखें. Yes, sir. चलें जी, अब आगे करते हैं. समझ आ गई ना क्वेश्चन कैसे करने? अच्छा जी. Yes, sir. और इसकी वो भी पता लगे कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है ना, अगर हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो वो कहाँ पर वैल्यूज आ सकती हैं. तो बहरहाल ये हमने निकाल ली वैल्यूज, अब इसको हम कई जगह यूज़ भी करेंगे इंशाल्लाह. अगर हम इसको और करें तो इस तरह का जो क्वाड्रेटिक है, ये कुछ एप्लीकेशन में यूज़ हो जाता है जहाँ भी आपके पास पैराबोलिक हो ग्राफ. ठीक है जी,
Next है जी y is equal to inverse proportional to x. So how to write it? y इसको पहले देखना है. y Y Y is equal to equal 1 to over नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनल का साइन तो प्रोपोर्शनल तो वही लगेगा. फिर आगे क्या लगा हुआ x. इनवर्स प्रोपोर्शनल इट मींस हाँ. इट विल बी 1 over x. K और X. के बाद में लिखते हैं ना, पहले वो जब इक्वेशन में आते हैं फिर लिखते हैं. तो y is equal to k over x. क्लियर है? तो अब इसमें वैल्यूज Yes, sir. कौन कौन सी सेट हो, वैल्यूज कौन सी गिवन है, ये है लिखा हुआ है. तो x की वैल्यू, Yes. y की वैल्यू 1/6 है. तो x की वैल्यू क्या है 30. Yes, sir. k will be equal to 30. 30/6 यानी कि 5. 5. we get k is equal to 5. ठीक है. अब आपने ये करना है, ये k की Yes, वैल्यू sir. और ये x की वैल्यू पुट करनी है किसमें, इसी में. तो y is equal to k क्या है 5 है, and what is x 5. 10. 10. y becomes 1/2. सही है, क्लियर है 1/2. Yes, sir. या 0.5 लिखिए. Yes, sir. carries only 2 marks. तो इतना ज़्यादा जो मैंने पीछे लिखा है कमेंट्स लिखने की हाँ जरूरत नहीं थी, बस ये वर्किंग शो होनी चाहिए जैसे मैंने दिखा दिया आपको. ठीक है. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3. इट इज गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ x. अगेन वही क्वेश्चन है y. Yes, Y is equal to K. तो ये y इज इक्वल टू kx स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ. Yes. तो द सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है ये आपको. Y equals to 1, X equal to 1 over 2. तो k इक्वल टू 1/4. 1 over 4. k आ जाएगा 4. 4. ठीक है. बाकी ये करना है. Yes, sir. अब उसमें क्या एक और काम, पहले पार्ट में निकालना है फॉर्मूला. तो y इज इक्वल टू बन जाएगा k की वैल्यू पुट तो करते अभी हैं हम लिख- 4x². दिस इज योर फॉर्मूला. Yes. यहाँ पुट करते हैं. ठीक है. देन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x. दो वैल्यूज आएंगी, जरा देखिए कैसे करें जरा. पुट 9 is equal to तो अगर फर्स्ट करें 1 है ये. So it will become y equal to 9 whereas 4x². Clear? So 9/4 is equal to x². अच्छा, जब भी आप स्क्वायर रूट किसी कांस्टेंट वैल्यू भी लेते हैं तो दो किस तरह के आंसर आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का. ठीक है ना. cos -3² is 9 and similarly 3² is 9. तो आपको पता नहीं कौन सी वैल्यू तो दोनों वैल्यूज लेंगे प्लस माइनस. ठीक है. So square and square root Yes, sir. cancel, so x will become plus minus 3/2. 9 square root 3 and 4 square root is 2. Or 1.5. Sorry, 0.5. नहीं 1.5. 1.5. 1.5. तो बेशक ये 3/2 लिखते हैं, आपकी मर्जी है. तो एक वैल्यू आ गई नेगेटिव एंड सेकंड वैल्यू इज पॉजिटिव. क्लियर है. Yes, sir. चलें जी, ये भी वही चीज है, स्क्वायर रूट आ गया अब इसमें. तो y is directly proportional as square root of x. a भी साथ आ जाएगा, इक्वल जो लिखा है. So the set of values given are these. Y is equal to 12 and k as it is, whereas square root of 36. अब खुद से आपने प्लस माइनस नहीं लगा देना क्योंकि ऑलरेडी इसने पॉजिटिव ही लिया है स्क्वायर रूट. 6. 2 आ जाएगा आंसर. K equals to 2. a equals to, so we need to find the formula. फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Y is equals to 2 square under root X. ठीक है. now use this formula to get the value y equal to 10. so क्या था, y equal to क्या, 2 into square root x. 10. 10 equals to square root x. 2. 10 over 2, 2 equal to 5. now you can take square of both sides. The square and square X equal to cancelled, so x 25. will be equal to 25. क्लियर है. Yes, sir. सर इसके बाद कौन सा टॉपिक करवाएंगे?
उसके बाद आएगा परसेंटेजेस का, फिर मनी एक्सचेंज का, और उसके बाद फिर पर्सनल हाउस होल्ड फाइनेंस वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, सर बस उन पे मूव करें, ये आसान है ये वाला नहीं अब इवैल्यूएशन जो सबको है। नहीं ना आता, मैं आपको क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। इसमें से मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाले हैं, थोड़े से रखे हैं, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये किस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो देखें, ये भी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन है इसमें, रेशियो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये जो प्रोपोर्शन आप यूज़ करने वो भी हम यानी रेशियो मेथड से कर सकते हैं इसको। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वही है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का, और सारी लीनियर रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, a train traveling at 100 kilometers per hour, this is a speed, it takes 4 hours for a journey। मैं इसको उसी मेथड से करवाऊंगा जैसे हमने बचपन में यानी कि छोटी क्लासेस में किया हुआ है। ठीक है। So how long would it take train traveling at 60 kilometers per hour? तो speed and time given है, next में आपको time और निकालना है और speed given है। Clear है? So there are two quantities, number one speed टाइम, स्पीड एट देन टाइम, and the second one is time। So initially the speed स्पीड was की स्पीड लिख 100, लेंगे और टाइम की टाइम। टाइम 4 हो गया। अब यहाँ निकालना हाउ लॉन्ग, यानी टाइम आपने फाइंड करना है। टाइम को मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स तो है, स्पीड आ जाएगी, और स्पीड कितनी एक्स है, 60 है। फॉर 60 60। स्पीड कैलकुलेट द एक्स। अब ये देखिए मुझे बताएं, आर दे दीज क्रॉस क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर रिलेटेड देंगे, और इनवर्सली रिलेटेड? ये इनवर्स प्रोपोर्शन बनती है कि इनवर्सली। डायरेक्ट बनती है स्पीड और टाइम की? बताओ जरा, सोचिए जरा। अगर मैं सर स्पीड ये बढ़ाता इनवर्स हूँ, बनेगी ना, टाइम कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा ना। स्पीड इंक्रीज करने से टाइम सर क्या होता है, ये इनवर्स Yes, डिक्रीज sir. रिलेशन करता है ना, है। तो इज इट कम डायरेक्ट होता और है। इनवर्स? इनवर्स, Inverse. इनवर्स हो गई। तो मैं इसके लिए ना एरो लगा देता हूँ ताकि आप इजीली बना सकें फ्रैक्शन। तो एरो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्स से लेकर फोर्थ तरफ टाइम का। आप बताएं अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होगी तो इसका एरो किधर हो जाएगा, उसके ऑपोजिट होगा, याद रखना है। समझ आ गई है? Yes, sir. ये तो पता चल रहा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही, दूसरी जो है ना वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, समझ आ गई है? अब नेक्स्ट क्या है जरा देखें। Yes, sir. अब आपने इक्वेशन बनानी है, चलें इसी की कर लें। जो एरो की टेल है ना वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 100 ओवर लगाना उससे, और फिर 60 लिख देना नीचे जो वैल्यूज आ रही है। अब इसकी टेल किधर है, एक्स पर है, इक्वल साइन लगाना है, एंड देन एक्स ओवर 4 हो जाएगा। क्लियर है? ये इक्वेशन बन गई ना आपके पास? यस Yes, सर। sir. नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी टाइम। तो 4 को ले जाए तो ये जाएगा 400 डिवाइड बाय 60। क्या है जी आंसर? x इक्वल टू 20/3 यानी कि बन जाएगा 6 होल 1/2, सॉरी 2/3। यही बनेगा आंसर। आवर्स में आंसर देना तो यही लिख दें, 6 होल 2/3। मिनट्स में नहीं ना निकालना, तो जरूरत नहीं है, बस इसे। क्लियर? Yes, sir. ओके नेक्स्ट। अब इसमें 3 क्वांटिटीज आ गई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन कौन सी हैं? 80 machines can produce 4800 identical pens in 5 hours. So number of machines, number of identical pens, and time. तो तीन हो गई quantities. टाइम आ गया। At this rate, Yes, how sir. many Yes. pens could 25 machines produce in 7 hours? तो आप इसमें दो दी हुई है, तीसरी आपने 7 क्वांटिटी hours. निकालनी। तो पहले लिखे ना ये चीज, नंबर ऑफ मशीन्स हो गई, और क्या है, पेन्स है, Pen और आवर्स लिख। and time. हाँ जी, मशीन्स कितनी है? 80 जो इनिशियली गिवन है। पेन्स कितने हैं? 80, 4800 पेन्स। 4080। 4800. हाँ, 5 एंड hours. आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स 5 hours. 5। क्लियर?
अच्छा अब 25 कहता है अब मशीन ये रेट आपको पता चल गया ना, अब आप इस रेट को Yes, यूज sir. करते हुए दूसरा भी निकाल सकते हैं, जो कि हम देखते हैं। फर्स्ट करें 7 आवर्स काम करना है उन्होंने और 25 मशीन हैं, फिर बताएं कितने पेन्स हैं। सो सॉरी पेन पेन उधर लिखने थे। पेन एक्स है और वो क्या है मशीन उधर 25 है। 25 मशीन्स हों और 7 आवर्स काम करें टोटल, तो फिर कितने बनेंगी पेन्स प्रोड्यूस होंगे, ये बताना है ना। तो जो पहली एक्स वाली Yes, है ना, sir. उस क्वांटिटी को आपने रेफरेंस बनाना, याद रखना है। यहाँ भी मैंने एक्स को रेफरेंस बनाया था, तो रेफरेंस हमारे पास कौन से हैं जी, पेन्स हैं, उसका एरो वो इस तरह शो किया हुआ। अब आपने इस रेफरेंस के हिसाब से इसको डिसाइड करना है और मशीन्स को। क्लियर है? सो मुझे बताएं जरा, Yes, sir. पेन्स और आवर्स क्या बननी चाहिए, डायरेक्ट बननी चाहिए, इनवर्स बननी चाहिए? इनवर्स। इनवर्स, जितने घंटे काम करोगे पेन कम But प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे? ज्यादा ज्यादा और ज्यादा सर होंगे ना, मशीन भी इसमें कम हो डायरेक्ट गई है है तो ना उसके एरो भी वैसे ही लग जाएगा उसी डायरेक्शन में, सर। जिस तरह इसका है। ठीक है, अब पेन्स और मशीन्स का बताएं। सर फिर वो इनवर्स है। वो भी कैसे है? अभी मशीन जितनी ज्यादा मशीन करोगे पेन तो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे, होंगे वो भी ना। डायरेक्ट बन रही है। नहीं सर, तो मशीन कम हो गई है ना, दूसरी वाली में पहले 80 थी, अब 25 हो गई हैं। यार इसको नहीं देखते भाई, आप देखते हैं क्वांटिटीज को, जो मर्जी वैल्यू देती होंगी उसको नहीं देखना। आपने देखना है इनकी क्वांटिटीज का क्या है आपस में रिलेशन वेरिएशन कैसे है। पेन अगर मैं इंक्रीज, अगर मशीन इंक्रीज करता हूँ तो पेन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। समझ जी आ गई? इसका तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका भी एरो उसी तरह लग गया। आप सबसे पहले ये वाला रेफरेंस लिखना आपने, एक इक्वल के एक साइड पे क्या लिखा हुआ है, एक्स रेफरेंस है, यानी कि ये जो एरो का जो टेल है ओवरहेड और 400 इक्वल टू, क्वांटिटीज को नहीं देखना, याद रखें ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटीज देख के आपने डिसाइड करना है, ऐसे नहीं करना। आपस में पहले रिलेशन डिसाइड करना है इनका क्या बनता है, यानी कि सॉरी क्वांटिटीज की जो वैल्यूज हैं उसको नहीं देखना, क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन देखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 25/80, पहले ये लिख लें वो बाद में लिखने की बात है। आगे बीच में क्या लगाना है, क्रॉस साइन और फिर 7/5। सो वी हैव फॉर्म एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास एक्स आ जाएगा। क्या करेंगे, 25/80 multiply by 7/5 and I've shifted this 4800 towards the right side. It will multiply the whole side. ठीक है जी, समझ आ गई है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। ओके जी, तो कैंसिलेशन ये कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल और 860 आ जाएगा। सिमिलरली 5 5s are 25, 5 7s are 35, यहाँ 7 into चलें 300 आ गया, तो 2100 आंसर। 2100 पेन जो है ना प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सो योर आंसर इज 2100। क्लियर? Yes, sir. चलिए नोट कर लें, अगर आपने करना है साथ साथ करते रहा करें, मेरे ख्याल से बेहतर होता है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं एक और टाइप की प्रोपोर्शन में भी 3 क्वांटिटीज हैं। इफ इट टेक्स 6 men 4 hours, sorry 6 men 4 days to dig a hole in 3 feet deep। ठीक है, एक गड्ढा खोदना उन्होंने, होल करना है, बेशक वो टनल के लिए किया जा रहा हो चले या नीचे के लिए किया जा रहा हो। ठीक है जी, तो कितना है, 3 फीट का होल करने के लिए 6 men चाहिए और 4 days लगते हैं। क्लियर है? ये आपको इनिशियल डाटा गिवन है ये वाला। तो फिर क्या वो गिवन है, मैन है, उसके बाद डेज है, और फिर क्या लिखा हुआ है, डेप्थ है, कितना डेप्थ है होल की। जी मुझे बताएं जरा, पेन क्या लिखेंगे, मैन में लिखेंगे 6, डेज में 4 और नेक्स्ट डेप्थ में 3 फीट। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 men? 10 men नो
to build a hole of 7 feet, how long का मतलब टाइम निकालना है, डेज निकालना है, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ द रेफरेंस इज नंबर ऑफ डेज, तो इसको आप एरो पहले लगा दें, अब उससे करस्पॉन्डिंग आपने एरोस लगाने हैं। जरा मुझे बताएं भाई, डेज और डेप्थ का क्या हिसाब होता है आपस में, क्या रिलेशन है, क्या वेरिएशन आती है? जितना डेज काम करोगे डेप्थ कम होगी क्या बढ़ेगी? Directly. इंक्रीज करेगी। अगर मैं डेज इंक्रीज करूंगा तो डेप्थ इंक्रीज करेगी कि कम होगी? Increase करेगी. बिल्कुल, सो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो इसका भी एरो वैसे ही लगा दिया। क्लियर है? तो ये तो मैंने बता दिया, इसका रिलेशन ये है। अब डेज और मैन का बताएं जरा क्या बनता है। डेज और मैन का, अगर मैन बढ़ाऊंगा तो डेज कम हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे? सर कम हो जाएंगे. कम हो जाएंगे ना। मैन अगर मैं इंक्रीज करेंगे, मैं मजदूर बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, नंबर ऑफ डेज जो है ना वो डिक्रीज कर देते हैं। लेबर बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, कम हो जाते हैं टास्क का टाइम। ठीक है, सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो जिस तरफ एरो इसका है ना डेज वाले का, उसका आपने ऑपोजिट इसका लगाना है। क्लियर है? देखिए उसके ऑपोजिट लगा दिए। तो आपने याद रखना है हर क्वेश्चन में हमने रेफरेंस उसी को बनाना है जो कि अननोन है, तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ नंबर्स नहीं देखे हैं, मैंने क्या देखा है, क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन क्या है। सो पहले कौन सा लिखना है, एक्स ओवर 4 इक्वल टू क्या आ गया, पहले ये लिख रहे बेशक मैन 6/10। देखें ना 6 ऊपर लिखा वो लिखा हुआ है एरो के टेल से हेड की तरह जा रहा हूँ, 6/10। अब इसकी टेल में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। So I'm writing 7 in numerator whereas 3 in the denominator. Clear है? कटिंग कर लें, पहले ही कर लें। 2 आ गया पर ये हमारे पास होता है 4 से जाके मल्टीप्लाई कर देगा। सो x इक्वल टू 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 10। तो क्या आ गया x भाई, और नहीं कटिंग होती, 21/5, यानी कि आप समझ लें कि 4 होल 1/5 डेज लगते हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन में? नो सर। नहीं सर. इजी है ना? ठीक है ना, ये आपने पहले भी किए हुए हैं लेकिन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कोई चीज़ें। ठीक है जी, पिछली क्लासेस में होते थे ये, वैसे भी डेज में भी हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलें, ये तो हो गया हमारा खत्म वेरिएशन का टॉपिक। अब नेक्स्ट मैं करवाता हूँ जी आपको परसेंटेजेस का। ठीक है, Yes, sir. चलें नेक्स्ट करते हैं। वेरिएशन के बाद था परसेंटेज का टॉपिक। ओके जी, परसेंटेजेस सिंपल सा इसका मोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो एक पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं 1%। अगर 2 पार्ट्स लेंगे उसके तो 2% हो जाएगा, अगर 3 पार्ट्स लेंगे 3% हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में भी। सो परसेंटेज का तो ये आपको पता लग गया। कुछ मैंने पहले भी आपको कुछ इसका करवाया था कि परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोई नंबर है उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, या परसेंटेज से नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है जी परसेंटेज इंक्रीज। जैसे कि हम प्रॉफिट पढ़ते हैं, जैसे कि कितने % प्रॉफिट हुआ हमें किसी भी बिजनेस के अंदर या इन्वेस्टमेंट में, या जब परसेंटेज डिक्रीज है तो उसमें 2 चीज़ें आ सकती है, लॉस एंड डिस्काउंट। क्लियर है? लॉस कितने % Yes, हुआ sir. है या डिस्काउंट कितना %। आप देखते हैं ना लिखा होता है इसके ऊपर, वो जो ये जो लेती हैं जी खवातीन कपड़े, लिखा होता है खाड़ी के ऊपर 40% डिस्काउंट है जी, फलां चीज के ऊपर 20% डिस्काउंट है। इस तरह बड़े बड़े इन्होंने बैनर्स भी लगाए होते हैं, अगर आप देखें। Yes, sir. डिस्काउंट में परसेंटेज भी लिखी होती है, या फिर इस तरह भी लिखा होता है प्राइस के साथ नीचे नीचे मार्क प्राइस लिखी होती है, सॉरी सेलिंग प्राइस अलग से।
दोनों तरीकों से जो है ना वो ऐड लगाया होता है। चले बार नेक्स्ट सब कुछ ये कुछ फार्मूलाज आप देख लें, परसेंट इंक्रीज कैसे निकालते हैं। देखें इंक्रीज किसी दो क्वांटिटीज के दरमियान ही हो सकता है ना। अगर एक इनिशियल वैल्यू है और उसमें कुछ इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो एक नई वैल्यू बन गई, दैट इज कॉल्ड अ न्यू वैल्यू। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोल की प्राइस है जी 70 थी, 70 से चलें आप कितनी हो गई है, 100 के करीब हो गई है, तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, 100 से कुछ ऊपर हो गई है, तो ये इंक्रीज हुआ है। तो जो न्यू वैल्यू है वो 100 आ रही है और जो इनिशियल वैल्यू थी वो 70 थी, ठीक है ना। तो अब कितने परसेंट इजाफा हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज, जितना डिफरेंस उनके दरमियान यानी माइनस करेंगे लार्ज में से स्मॉलर, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ये याद रखना हमेशा, डिवाइड किससे करवाना है, ओरिजिनल वैल्यू से। वो चाहे बड़ी हो छोटी हो, आपने ये नहीं देखना, हमेशा डिवाइड किससे करवाना है, ओरिजिनल वैल्यू पहली थी, मल्टीप्लाई बाय 100%। So if I elaborate this formula, it will be percent increase equal to new value minus original value, क्योंकि न्यू वैल्यू बड़ी होती है इंक्रीज के अंदर ऑब्वियसली। जैसे मैंने एग्जांपल दी, पेट्रोल की प्राइस है या पाकिस्तान में चल रहा है आटे का रेट बढ़ा है, ठीक है ना, और इसी तरह ही आप देखते हैं इन्फ्लेशन रेट की वजह से हर चीज़ में इजाफा हो रहा है प्राइस में। सिर्फ किस में रिडक्शन होती है, आपके जो टेक्नोलॉजी आइटम्स के अंदर रिडक्शन हो रही है बहुत सी, जैसे कि इंटरनेट पैकेजेस के अंदर आती है, बहुत से इस तरह के डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे हम दूसरी देखेंगे कि परसेंटेज डिक्रीज। सो परसेंट इंक्रीज इक्वल टू न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, बिकॉज़ न्यू वैल्यू इज ग्रेटर, दैट इज व्हाई लार्जर वैल्यू में से आपने स्मॉलर वैल्यू माइनस करता है, पॉजिटिव आंसर आए, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ये वही फॉर्मूला पर एलैबोरेट किया हुआ है इसको। क्लियर है? अब मैं इसको Yes, यूज sir. भी करके दिखाऊंगा। Clear. नेक्स्ट है जी परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है लॉस हो जाता है किसी भी